हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर गणित का प्रश्न पत्र जो होगा 2016 का। साथियों, आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी विगत वर्षों में आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, जितने भी प्रश्न पत्र आपके पिछले वर्षों में आए हुए हैं, चाहे वो 2016 हो, 2017 हो, 2018, सभी प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर 2016 को। 2016 का मॉडल पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मॉडल पेपर 2016 में पूछा गया था प्रश्न पत्र, उसको हम देखते हैं। इसमें आपको पता होगा कि 5 अति लघु आते हैं, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, 6 अति लघु और 7 लघु प्रश्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिया है 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा अनुपात और समानुपात क्या होता है। जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं कि जो भाज्य पदों का गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जो पद मध्य में है वो मध्य पद कहलाते हैं और जो पद बाहर हैं वो भाज्य पद कहलाते हैं। जैसे A और D भाज्य पद हैं। इसमें देखते हैं हम, सबसे पहले कह रहा है यहाँ कोई मध्य पद नहीं है। दूसरा है भाज्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। जब हम इन भाज्य पदों की जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे। अनुपात का चिन्ह लगाया, 12 की गुणा करी 9 से तो 12 निमा 108 और 1 जीरो लगा लिया। ये कह रहा है भाज्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है, नहीं में पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वह भी हमें नेगेटिव में देना है, अर्थात नहीं में देना है। ये क्या है, पॉजिटिव हुआ। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। यहाँ कह रहा है बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। ये क्या है, नेगेटिव हुआ, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। बाह्य पदों का गुणनफल आ रहा है 9000 और मध्य पदों का गुणनफल आ रहा है 1080। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सा। अगला कह रहा है बाह्य पदों का गुणनफल 9000 है। बिल्कुल सही, बाह्य पदों का गुणनफल कितना है, 9000 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। जो चित्र दिया है इसमें क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है। ये क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है। ए ओ बी कोण ए ओ बी कितना दिया है, 80 डिग्री दिया है। हमसे पूछ रहा है कोण ए डी बी, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। हमको पता है कि जो पूरा गोला होता है कितने का होता है, ये होता है 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री में से ये देखिएगा, ये हमने बना लिया त्रिभुज। ये हमें दिया है 80 और पूरा गोला कितने का होता है, 360 का। तो हम कह सकते हैं 360 माइनस 80 कर दिया तो हमारे पास बचा 280। कितना बचा, 280। ये वाला कितना हो गया, ये हो गया हमारा 280 का। और हमें पता है कि कोण ए डी बी जब निकालते हैं तो निकालते हैं कोण
AOB, कोण AOB, इसका जो भाज्य पद होगा वो आएगा 280/2। तो 280, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 0, तो कोण ADB कितना हो गया 40 डिग्री। तो इसका सही उत्तर जो क्या होगा वो होगा 40 डिग्री। मतलब ये कोण हमने निकाला सबसे पहले, कैसे निकाला ये, 360 माइनस 80 डिग्री कितना आ गया 280 आ गया। 280 में से बटे 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो साधारण ब्याज का फार्मूला आप सभी को पता होगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, मूलधन कितना दिया है, यहाँ मूलधन दिया है हमें 2000, दर कितनी दिया है 5%, समय कितना दिया है 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 दूनी कितना होता है 10, तो 20 गुणा जब हम 10 कर लेंगे तो आ जाएगा 200। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प सी सही उत्तर होगा 200। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है 5 की घात 6 बराबर 625 का लघुगणक रूप होगा। तो इसका जो लघुगणक रूप होगा वह होगा पहला log 5, इसे लिख सकते हैं log 5 15/625 बराबर 6। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 5 है गुणनखंड। क्या है, गुणनखंड निकालना है। इसमें गुणनखंड किसके निकालना है, जैसे दिया है x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10, इसके हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिएगा यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है। तो इसमें से हमें x की घात जब हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचा x प्लस 2। ठीक है, अब इधर इस साइड भी हमें x प्लस 2 बनाना है, तो इधर से हम कितना कॉमन ले लें, इधर से हम प्लस का जब 5 कॉमन ले लें तो बचा x प्लस 2। x प्लस 2 यहाँ, x प्लस 2 यहाँ भी हो गया, तो इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो x प्लस 2 जो बचा x प्लस x² और x, यहाँ बचा x² और यहाँ बचा प्लस 5, तो इसे एक ब्रैकेट में, तो x² प्लस 5 इसे अगले ब्रैकेट में लिख देंगे। तो देखिएगा इसमें क्या कहाँ उत्तर आ रहा है, x², x प्लस 2 किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है x प्लस 2 और x² प्लस 5, तो इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, विकल्प बा सही हो जाएगा इसका। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। अति लघु प्रश्नों को हम देखेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी मॉडल पेपर जब अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है किसी कक्षा की 8 छात्राओं की ऊंचाई क्रमशः 140, 141, 135, 133, 137 तथा 136 है। आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करो। क्या निकालना है, इसका समांतर माध्य निकालना है। और हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है, वह होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। हम इन सभी पदों के क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे और जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग कर देंगे। देखिएगा किस तरह से,
जब हमने 140, 141, 135, 133, 37, 50, 148 और 136 का जब हम योग करेंगे तो योग करने पर आएगा 1120 या 1120। और कितनी छात्राएं थीं? 8। तब जब इससे 8 से काट देंगे तो 8 एक हम 8, 3 बचा, 8 चौक 32 और 0, तो समांतर माध्य कितना हो गया हमारा? 140। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है 3 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात -9 और 3 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो जब ये गुणा में है, ये सभी किस में है? गुणा में है, तो इसे हम जोड़ लेंगे। तो 3 की घात 4, इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 4 प्लस 5 प्लस 2 माइनस 9। इसे लिख सकते हैं 3 की घात 4 और 5, 9 2 11, 11 माइनस 2, 3 की घात 2 बराबर 9 आंसर। इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखिए 5 और 4 9, 9 से 9 कट कैंसिल हो गया, कितना बचा? 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 बराबर कितना हो गया? 9 आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है गुणनखंड कीजिए। 4 सही x² माइनस y² बटे 9 के गुणनखंड कीजिए। ये इसका एक फार्मूला हमें याद रखना है। ये फार्मूला होता है a² माइनस b² का। a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। देखिएगा ये 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 बटे x का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 2 बटे x का होल स्क्वायर माइनस उसी प्रकार y और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 या 3 की घात 2। अभी ये फॉर्म बन गई हमारी ये वाली a² माइनस b² की। तो इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा 2 बटे x प्लस y बटे 3। दूसरी तरफ हो जाएगा 2 बटे x माइनस y बटे 3। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए और उस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। माना ये हमने एक वृत्त खींच लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। इस वृत्त पर एक हम बिंदु ले लेते हैं। इस वृत्त पर एक बिंदु ले लिया हमने यहाँ P। क्या ले लिया? P बिंदु ले लिया और इस बिंदु से वृत्त की हमने स्पर्श रेखा खींच दी, जिसका नाम लिख दिया AB। बस इतना करना है। इस पॉइंट को ज़रूरी नहीं है हम वहाँ लें, इस बिंदु को हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ बिंदु लेते हैं तो स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं। अगर बिंदु ये मानते हैं तो स्पर्श रेखा इस प्रकार से खिंच जाएगी। नाम डाल दिए A, B और P। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है
समुच्च A बराबर 6, 8, 11। समुच्च B का मान है 5, 11, 13। 5, 11, 13। तो A यूनियन B जो समुच्च में होता है, समुच्च में दो पद होते हैं, एक दिया होता है A यूनियन B और दूसरा होता है A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन में इसमें हम लेते हैं कॉमन। क्या लेते हैं? कॉमन चीज़ है जो दोनों में हो। ठीक है। अब हमसे पूछा है A यूनियन B। यूनियन में ऐसे पद लेते हैं जो A में भी हो और B में भी हो, दोनों में हो। अगर A और B दोनों में वह पद कॉमन है तो उसे केवल हम एक ही बार काउंट करेंगे। तो हमारा पद हो गया, पद हुआ 6, 8, 11, 5, 11, 13। तो A यूनियन B, A यूनियन B बराबर लिख सकते हैं 5, 6, 6 के बाद यहाँ ले लिए 8, 8 के बाद आया हमारा 11, इसमें भी है 11, इसमें भी है, तो हम एक ही बार लिखेंगे इसे 11। और फिर आया इसके बाद 13। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है में कितने पद हैं या समुच्चों की संख्या, इसमें कह सकता है समुच्चों की संख्या। तो समुच्चों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 5 आंसर। अगर इसमें हमसे कह दे A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B का मतलब ऐसे पद जो A में भी हो और B में भी हो। तो एक ही पद हमें दिख रहा है, वो है 11, जो पद A में भी है और B में भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है x² प्लस 8x प्लस 17 को x प्लस 3 से भाग दीजिए। किससे भाग देना है? x प्लस 3 से। तो देखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या दिया है। यहाँ क्या दिया है? x²। और यहाँ क्या है? हमारे पास x है। तो x को x² बनाने के लिए हम किससे गुणा कर दें कि x² बन जाए? तो हम कहेंगे कि x को हम जब x से गुणा कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा x की x से गुणा करने पर x²। क्या बन गया? x²। ठीक है। अब जब इस 3 की गुणा जब हम इस x से करेंगे, जब इस 3 की गुणा इस x से करेंगे तो हो गया 3x। कितना हो गया? 3x। ठीक है। अब इसके चिन्ह चेंज कर दिए गए, या माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो गया? माइनस। ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 8 में से 3 घटाए तो कितना बचा? 5 बचा। 5x। अगली संख्या उतार ली प्लस का 17। अब फिर से वही करेंगे कि इस x को हमने क्या बनाना है? 5x बनाना है। तो किससे गुणा करते हैं? प्लस का 5 से। जब हम इस x की गुणा प्लस के 5 से कर देंगे तो हो जाएगा 5x और 3 पंजे 15। कितना हो जाए? 3 पंजे 15। ये माइनस ये कैंसिल हो गया। तो 17 में से 15 घटाए तो कितना बचा? 2 शेष बचा। तो ये हो गया हमारा भागफल और ये हो गया हमारा 2 शेषफल। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें हमें समांतर माध्य निकालना है।
तो समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें समांतर माध्य में क्या दिया है। यहाँ दिया है भार और दूसरी दी है शिक्षार्थियों की संख्या। इसे हम बारंबारता भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं हम? बारंबारता। बारंबारता। देखिएगा, हमने यहाँ लिख लिया एक्स एफ और एफ गुणा एक्स। तो यहाँ जितनी भी संख्या दी थी 40, 42, 43, 44, 45 यहाँ हमने लिख ली। और उनकी जो बारंबारता दी थी यानी शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, जो 40 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनकी संख्या कितनी है? 4। उसी प्रकार जो 42 किलोग्राम भार वाले शिक्षार्थी हैं उनकी संख्या कितनी है? 12। इसी प्रकार से हम सभी को ले लेंगे और लेने के बाद में इनकी गुणा कर लेंगे आपस में। 4 चौक 16 तो हो गया 160। 42 की जब हम 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 504। 43 की 18 से गुणा करने पर हो जाएगा 774। और अंत में इनका जो योग होता है, इन संख्याओं का जो योग होता है उनको कर लेते हैं। जैसे 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 10 40, 40 में 8 और 2 ये बना के हो गया 10, 40 10 50। ठीक है। और जो इन दोनों की गुणा करने पर जो आएगा f और x की गुणा करने पर, f और x की गुणा करने पर आया fx, इनका भी योग कर लेंगे। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है, वह होता है सिग्मा fx बटे n। n नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितनी शिक्षार्थी हैं। और ये शिक्षार्थी हमें ऊपर भी दिए होंगे, क्वेश्चन में दिए होंगे 50 शिक्षार्थियों का समांतर माध्य। तो इनका जब हम योग कर लेंगे तो वह योग करने पर आएगा 21 48 2148। और जितने शिक्षार्थी होंगे उससे हम भाग कर देंगे। इसे 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, 1 बचा 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 नीम 45, 5 नीम 45। यह कितना है? 48। 3 बचे, 5 छक्का 30। पॉइंट लगा के जीरो लगाएंगे तो 5 छक्का 30। और इस जीरो की वजह से ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ? 1 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो हो गया इसका आंसर 42.96। जो समांतर माध्य कितना हो गया? 42.96 किलोग्राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ये हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, बैंकिंग से। तो हर्षिता ने एकीकृत बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि 8% वार्षिक ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो? बैंक क्या देता हो? 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। तो हम जानते हैं इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। क्या? समय, टाइम। या इंग्लिश में से लिख सकते हैं A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात n। ये होता है, इसे कहते हैं मिश्रधन।
वो मैंने ऊपर अभी गलत बता दिया। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर नहीं होता, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया है हमें। हमें दिया है पी। पी का मतलब प्रिंसिपल या मूलधन। मूलधन कितना दिया है 5,000 रुपये। समय कितना दिया है 2 वर्ष। आर क्या है रेट मतलब दर। दर कितनी दी है 8%। इसे हम इस फार्मूले में रख देंगे तो देखिएगा किस प्रकार से होगा। देखिए ये दिया है 5,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी दी थी 8% बटे 100 की घात 2। तो इसे लिख सकते हैं 5,000 गुणा 108 बटे 100 गुणा 108 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब इन सब के आपस में गुणा करके और हम आंसर निकालेंगे। तो इन सब की 5, 108 और 54 की गुणा करेंगे तो आएगा मिश्रधन। मिश्रधन कितना आ गया 5,832। और हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज में से जब हम मिश्रधन निकाला ए में से जब हम मूलधन को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 5,000। मिश्रधन हमें दिया है 5,832 में से जब हम 5,000 को घटा देंगे तो कितना बचा हमारा, तो बचा 832। यही क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। 5,832 में से 5,000 घटाने पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वह आएगा 832 रुपये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, अगर हमसे कहता कि कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करो तब तो हम निकाल देते आयत का क्षेत्रफल लगा के लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, कैसे निकाल देते लंबाई गुणा चौड़ाई करके। अब हमसे कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो इसे किस प्रकार से करेंगे। माना ये कमरा है, ये हो गई लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई और ये चीज़ क्या हो गई ऊंचाई। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके कॉर्नर को देख लीजिएगा, एक लाइन जो ऊपर को जा रही है वो ऊंचाई हो गई, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब इसे जब हम इस प्रकार से बना दें तो ये क्या हो गया आयत बन गया। अब हम इस आयत का परिमाप निकाल के जब हम इसमें ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो जो हमारी कमरे की चारों दीवारें हैं उसका क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए इसमें आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है 2 प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब 2 लंबाई कितनी दी है 4, चौड़ाई कितनी दी है 3.5। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी है इसकी 3। इसे हम सॉल्व कर लें, 4 और 3 मिलके कितना हो गया 7.5। इसकी गुणा करी 2 गुणा 3। अब इसे कर लिया 2 3 6 तो कर सकते हैं 7.5 गुणा 6। 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे
3, 6 सत्ते 42 और 3 45 और 1 के बाद दशमलव, तो क्या आ गया मीटर क्यू। ठीक है, अब मीटर क्यू यहाँ क्यों आया? मीटर क्यू इसलिए आया क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई इसका परिमाप होता है, तो इसकी यूनिट हो गई हमारी मीटर स्क्वायर। और जब हम इसमें ऊंचाई की यूनिट से गुणा कर देंगे मीटर, तो बनेगा मीटर क्यू। यूनिट का विशेष ध्यान रखना है परीक्षा में हमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 दी है। ये हमें एक चित्र दिया है। चित्र में हमें इस प्रकार से चित्र दिया है। चित्र में ये कोण दिया है 80, ये दिया है 40। 80, 40, ये सी, ये डी, ये ए और ये बी दिया है। अब देखिएगा ए बी सी, जो ये बी है तो ये कितना दिया है 40 दिया है। सी ए बी, ये कोण कितना दिया है, ये दिया 80 डिग्री। हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। तो इसे किस प्रकार से करेंगे? इस वाले त्रिभुज में देखिएगा, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज ए सी बी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और ये 40 प्लस 80 मिलके कितना हो गया, 120 हो गया। जब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से लिख लेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए दिया है 80 डिग्री, कोण बी दिया है 40 डिग्री, कोण सी हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो 80 और 40 कितना हो गया, 120। तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और कोण सी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो कोण सी कितना हो गया, 60 डिग्री। तो जब कोण सी 60 है तो कोण डी भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण परस्पर समान होते हैं। अब देखिएगा, मैंने इसमें सॉल्व किया था त्रिभुज एबीसी में, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण सी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। जब कोण सी ये 60 डिग्री हो गया तो हमें किसका मान निकालना था, कोण ए डी बी का मान। तो कोण ए डी बी भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है 3x² प्लस 10x माइनस 8 का गुणनखंड कीजिए। इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। जब इस प्रकार के गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम जो है ये 3 है, इसकी अंतिम पद से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 3 गुणा 8 बराबर कितना हो गया, 24। ठीक है, ये आ गया 24। अब हम गुणा करने के बाद ये देखते हैं इस चिन्ह को, अगर ये प्लस है या माइनस। अगर ये प्लस है तो जोड़ने पर ये आना चाहिए 10, अगर माइनस है तो घटाने पर 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है हमें माइनस, तो हम कह सकते हैं कि गुणा करने पर कितना आए 24 और घटाने पर कितना आए 10 आए।
तो इसे गुणनखंड कर लेते हैं। 12, 2 छंग 2 तियाँ 3 एकम 3। हाँ, तो हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अगर हम 12 में से 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 12 और 2 की जब हम गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने बताया 3x² प्लस 10x माइनस 8 घटाने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 12 माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, 3x² प्लस 12 की x से कर ली 12x, ये माइनस का 2x हो गया, माइनस का 8। अब इसमें से कितना कॉमन है? 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3x हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा हमारे पास x प्लस, जब हम 12x में से 3x हमने बाहर ले लिया तो कितना बचा? 4 बचा। कितना बचा? 4। अब यहाँ भी हमें कितना चाहिए? x प्लस 4 बनाना है, तो यहाँ से हमने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा x प्लस 4। जब हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह क्या हो गया? बदल गया। और जब हम माइनस के से गुणा कर देंगे तो कुछ क्या हो जाएगा? माइनस के 2 की गुणा प्लस के 4 से कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 2 चौक 8, इसीलिए आ जाएगा 8। अब इसे एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x प्लस 4 और 3x माइनस 2। यही सवाल का क्या हो गया? यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, ये 3x माइनस 2 और x प्लस 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस टुकड़े का आयतन ज्ञात करो। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वह क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। 6a² बराबर कितना दिया है? 216। यहाँ से हमें पहले a² की वैल्यू निकालनी होगी। a² बराबर हो जाएगा 216/6। इसे काट लिएगा, 6 3 18, 3 बचा, 6 छंग 36। a² बराबर जब 36 हो गया तो a बराबर हो जाएगा √36। इसे लिख सकते हैं 6। a बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। और हमें क्या पता करना है? घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? a³। तो इसे लिख सकते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36, 36 छंग 216 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? इस प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया। ठीक है, क्रेता को 300 शेयर के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा हो। अब यहाँ देखेंगे कि क्रेता खरीद कितने रहा है? 300 शेयर। और किस पर खरीद रहा है? अंकित मूल्य पर। तो क्रेता, यहाँ देखिएगा, मैंने ये बताया गया है कि क्रेता ने कितने, बाजार मूल्य कितना है उसका? 40, और अंकित मूल्य शेयर कितने रुपए बताया? 10 रुपये।
तो क्रेता ने शेयर कितने खरीदे? 300। ठीक है, उसका बाजार मूल्य कितना हुआ? 300 गुणा 40, 12,000। अब 10 रुपये में खरीद रहा है और 30 रुपये 40 में बेच रहा है। ये क्या, 10 रुपये में खरीद रहा है और 40 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 30 का प्रॉफिट हो रहा है। और उसने खरीदे कुल कितने शेयर? 300 शेयर खरीदे। तो हम कह सकते हैं कि कितने शेयर खरीदे उसने? 300 शेयर खरीदे। तो लाभ कितना हुआ उसे? लाभ हुआ, लाभ बराबर कुल शेयर। कुल शेयर कितने खरीदे उसने? 300। और प्रति शेयर कितना लाभ हुआ? 30 का। तो कह सकते हैं उसे 9,000 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, समझ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कुछ समस्या आ रही है तो आप उसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस एक्सप्रेस पर भेज दिएगा। टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस एक्सप्रेस पर भेज दिएगा। उस पर आपको तुरंत सलूशन दे दिया जाएगा। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल सक्सेस एक्सप्रेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी प्रकार से अन्य सवालों को भी कराया जाएगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादा आते हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो फ्रेंड, ये था आज का हमारा पेपर 2016 का। धन्यवाद साथियों। चलिएगा, ठीक है।